हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि आप लोगों के साथ यहाँ पर हम भी दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी नजदीक आ चुका है। क्या बच्चों? नजदीक आ चुका है। तो आप लोग ज्यादा एग्जाम के बारे में मत सोचिए, नहीं तो ज्यादा सोचिएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। क्योंकि एग्जाम के बारे में ज्यादा सोचिएगा तो आपके दिमाग में ज्यादा टेंशन आएगा कि मेरा सिलेबस अभी तक नहीं हुआ। क्या सिलेबस नहीं हुआ है? तो अभी भी आपके पास क्या 1 मंथ पूरा टाइम है। क्या 1 मंथ पूरा टाइम है? आप 1 मंथ आप अगर मेहनत कर दिए तो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आराम से निकल जाएगा। क्या बच्चों? आराम से निकल जाएगा। तो आइए हम आप लोग क्या पढ़ाते हैं बच्चों? फिजिक्स। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में सदिश अदिश चालू किया था। क्या सदिश अदिश यूनिट 2, उससे पहले यूनिट 1 क्या मेजरमेंट। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से लिंक पर टच करके आप पिछला वीडियो देखें, फिर आप आगे बढ़ें। क्योंकि आप सदिश अदिश का अगर बात करते हैं तो सदिश अदिश का आप पहला लेक्चर नहीं देखिएगा तो आपको सेकंड लेक्चर में समझ में नहीं आएगा। क्या बच्चों? आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग पहले यूनिट 2 का, क्या बच्चों? यूनिट 2 का पार्ट 1 लेक्चर जाकर देखें। फिर आप यूनिट 2 का पार्ट 2 वीडियो पे आए। क्या पार्ट 2 वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखिएगा तो आप समझ नहीं पाएगा कि क्या उसमें हुआ, क्या कैसे ये सब हो गया। क्योंकि पार्ट 1 में आपको बहुत सारी जानकारी मैं दे चुका हूं। तो आप पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें। आप लोगों को एग्जाम आपको पता है कि 24 तारीख होगा नेक्स्ट मंथ में। क्या 24 जून को? क्या बच्चों? 24 जून को। तो अभी से आप 24 जून को आपको एग्जाम है। आप इस 24 जून के लिए आपको 1 मंथ पूरा, उसके बाद कुछ दिन बचता है तो वो जो 2-4 दिन बचता है ना बच्चों, वो उसमें ज्यादा पढ़ना ही नहीं होता है। उसमें दिमाग में सिर्फ रहता है 4 दिन बाद एग्जाम है, यहाँ वहाँ इधर उधर क्या करे नहीं करे वो दिमाग में अधिकतर बच्चों। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ज्यादा इधर उधर मत कीजिएगा। उस टाइम में भी आप धैर्य बनाकर रखिएगा बच्चों। क्या धैर्य बनाकर? आपको अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप जाकर 5 मिनट 10 मिनट मम्मी पापा से बात करें, या अपने दोस्तों से बात करें, या जिससे आप बात करें, उससे बात करने के बाद आप मोटिवेट हो, या उससे भी ना हो तो आपके पास फोन है। फोन में कुछ ऐसा चीज जो आप देखकर आपका मनोरंजन होता हो तो आप उस चीज को पहले जाकर 5 से 10 मिनट देखें। क्योंकि ज्यादा देर नहीं देखना है आपको। ज्यादा देर अगर उस पर आप टाइम दीजिएगा तो फिर आपका इधर एंट्रेंस एग्जाम छूट जाएगा। इसलिए आप फोन पर ज्यादा देर टाइम मत दीजिएगा। तो आइए हम अब आप लोगों का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्या फिजिक्स स्टार्ट, वो भी आपके अपने चैनल। कौन सा चैनल? M&M टॉपर्स क्लासेज। M&M टॉपर्स क्लासेज। अब M&M टॉपर्स क्लासेज पे आपका स्वागत है। तो आइए बच्चों, आप लोगों को हम क्या पढ़ाएंगे? पॉलिटेक्निक बैच का 0 to हीरो बैच का क्या फिजिक्स। जैसे हम पीछे पढ़ाते थे वैसे ही यहां से हम आगे करेंगे। आगे क्या पढ़ाना है हमको? यूनिट 2 का पार्ट 2 लेक्चर बनाना है। क्या यूनिट 2 का पार्ट 2 लेक्चर आपको देना है। तो आप पहले पार्ट 1 देख ले, फिर पार्ट 2 पर आए। चलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पार्ट 1 में कहां तक बता चुके हैं? सदिश के प्रकार तक।
कहां तक बता चुके हैं बच्चों? सदिश के प्रकार तक। क्या? सदिश के प्रकार तक। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सदिश के योग। सदिश के योग। सदिश के योग। क्या बच्चों? सदिश के योग। क्या? सदिश के योग। एडिशन ऑफ वेक्टर। सदिश का जो होता है, सदिश क्या बताए थे सदिश के बारे में? ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। आप सिंपल अलजेब्रा जैसे 2 + 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये सब सिंपल अलजेब्रा हुआ। क्या? सिंपल अलजेब्रा, साधारण बीजगणित। क्या? साधारण बीजगणित। तो आपको बता चुके हैं क्या वेक्टर। वेक्टर जो है, वेक्टर यह साधारण बीजगणित के रूल का पालन नहीं करता है, साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। तो आप तो सदिश के जोड़, आप पूछिएगा सर सदिश को कैसे तब जोड़ेंगे? ऐसे नहीं जोड़ेंगे तब कैसे जोड़ेंगे? आज तक तो हम सिर्फ पढ़े थे 2 + 2 = 4 ही होता है, उसके अलावा तो दूसरा कुछ नहीं पढ़े थे। ये तो आप कह दिए साधारण बीजगणित है, तो आप सदिश को कैसे जोड़िएगा? तो आइए हम आप लोग को बताते हैं सदिश के जोड़ने के नियम कितने होते हैं। पहले तो देखिए, सदिश के जोड़ने के लिए 3 नियम हैं। तीनों में से आप कोई भी नियम पे जाइएगा तो आप जोड़ सकते हैं। क्या? जोड़ सकते हैं। पहला नियम क्या है? आप लोगों को सदिश के परिभाषा में भी मैं लिखाया हूं, त्रिभुज नियम। क्या? त्रिभुज नियम। क्या बच्चों? त्रिभुज नियम। क्या? त्रिभुज नियम। देखिए, यह जो है सदिश के योग के त्रिभुज नियम है। पहला, त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या बच्चों? त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ। दूसरा पार्ट हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम। पैरेललोग्राम लॉ। क्या बच्चों? पैरेललोग्राम लॉ। तीसरा क्या है? आइए तीसरा है बहुभुज नियम। बहुभुज नियम। क्या है? बहुभुज नियम। बहुभुज नियम को क्या कहते हैं बच्चों? पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ। तो आइए हम इन तीनों में से, क्या? इन तीनों नियम में से आप लोग को सिर्फ 2 नियम बताएंगे। क्या? 2 नियम। कौन कौन नियम? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा। आपके सिलेबस में सिर्फ पहला और दूसरा नियम के बारे में बताएगा। मैं आप लोग को तीसरा नियम के बारे में भी थोड़ा जानकारी दे दूंगा। ये आपको सेमेस्टर 1 में जाइएगा तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल में बताया जाएगा। तीनों के बारे में फुल डिटेल से बताया। तो आप लोग के सिलेबस में सिर्फ इस 2 रूल्स का ज्यादा बताया गया विस्तार में, और तीसरा रूल के बारे में बताया भी नहीं गया अभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और सेमेस्टर में जाइएगा तो ये तीनों रूल इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम सिर्फ इस 2 रूल के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसका प्रकार है। मैं त्रिभुज नियम में स्टार्ट करूंगा। त्रिभुज नियम एक बोर्ड से ज्यादा में जाएगा या फिर एक बोर्ड में जाएगा, एक स्लाइड पूरा लगेगा। तो मैं आधा लिख करके फिर समझा करके फिर आधा समझाऊंगा, तो आप लोग को समझने में ज्यादा दिक्कत होगी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए बच्चों, आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। क्या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम अब बात करेंगे त्रिभुज नियम के बारे में। त्रिभुज नियम पहला जो हमारा क्या है, त्रिभुज नियम। अब त्रिभुज नियम कहता क्या है, कैसे जोड़ता है त्रिभुज नियम, आइए हम आपको बताते हैं। त्रिभुज नियम जो है दो सदिश, कितना, दो सदिश, दो सदिश को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है, यानी त्रिभुज। इसके नियम में ही क्या, त्रिभुज, त्रिभुज छिपा है, यानी त्रिभुजाकार बनाएगा, ये त्रिभुज बनाएगा, ये सदिश त्रिभुज बनाएगा। तो आपको दो सदिश दिया रहेगा। क्या बच्चों, दो सदिश। मान लीजिए ये दो सदिश क्या है, ए सदिश है और बी सदिश है। आप कहें सर ए सदिश बी सदिश का है, ए सदिश के ऊपर तीर काहे लगाए, बी सदिश के ऊपर तीर काहे लगाए। आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में हम क्या बता चुके हैं, सदिश को निरूपित किया जाता है। कोई भी जो सदिश, जिसका सदिश कहा जाता है तो उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है तो वो एक सदिश कहलाता है। यानी कोई भी चीज के ऊपर तीर का चिन्ह लग गया तो वो सदिश होता है। इसलिए हम आपको बताए थे कि आप जाकर पहले पार्ट 1 का वीडियो देखें, फिर पार्ट 2 पे आए। देखिए ए और बी दो आपको गिवन है, क्या, सदिश। त्रिभुज नियम कहता है इस दोनों, क्या, इस दोनों सदिश को इस प्रकार से त्रिभुज में व्यवस्थित कीजिए। क्या, इस प्रकार से त्रिभुज में व्यवस्थित कीजिए कि इसका जो परिणामी जो होता है, रिजल्टेंट, वो इसके विपरीत दिशा, यानी इसके विपरीत दिशा में। देखिए आप ये मान लीजिए ए सदिश है, क्या बच्चों, ए सदिश है। आप ये लिए, ये है बी सदिश, क्या है बच्चों, बी सदिश। ये क्या है, एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। इसका जो परिणामी है तीसरा, ये इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। क्या बच्चों, ये इस डायरेक्शन के को फॉलो करेगा, यानी सदिश ए और सदिश बी को, क्या, सदिश ए और सदिश बी को एक क्रम में, देखिए ऐसे ऐसे, क्या, क्या बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये क्लॉकवाइज चल गया, इस अपोजिट हो गया, विपरीत दिशा को फॉलो कर लिया। यानी परिणामी जो होता है ये होता है ए प्लस बी वेक्टर। क्या, ए प्लस बी वेक्टर। ये जो है बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। ये जो है विपरीत दिशा को फॉलो करता है। क्या, विपरीत दिशा को। यह नियम जो कहता है, आप देखिए हम नियम आपको लिख कर बता देते हैं। क्या बच्चों, लिख कर बता देते हैं। आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा कि त्रिभुज नियम होता क्या है। दो सदिश को, क्या, दो सदिश को किसी त्रिभुज में, क्या, किसी त्रिभुज में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि पहले सदिश के हेड पर, आपको बताए थे कल, हेड कहाँ है, टेल कहाँ है। ये क्या है, टेल, और ये क्या है, हेड। पहले सदिश के, क्या, पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश का, क्या, दूसरे सदिश का टेल को रखकर जो त्रिभुज बनाया जाता है, क्या, जो त्रिभुज बनाया जाता है, और उस त्रिभुज में जो परिणामी होता है, परिणामी इस दोनों क्रम के विपरीत क्रम में हो। क्या, दोनों क्रम के विपरीत क्रम में हो। ये क्रम क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, यानी इसके विपरीत में है। क्या, विपरीत में, उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज नियम। क्या कहते हैं, त्रिभुज नियम। आइए हम लिखते हैं परिभाषा इसका, ये क्या कहता है। देखिए त्रिभुज नियम कहता है
यदि यदि दो यदि दो सदिशों को, क्या, यदि दो सदिशों को किसी, क्या बच्चों, किसी त्रिभुज में, क्या बच्चों, यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज में इस प्रकार, त्रिभुज में दो, किसी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं, दो क्रमागत भुजाओं पर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि, क्या, दो सदिशों को किसी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं पर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि पहले सदिश के सिर यानी हेड, हेड पर दूसरे सदिश का पूंछ टेल को रखा जाता है तो इसका, क्या बच्चों, इसका परिणामी, इसका परिणामी क्या होता है बच्चों, इसका परिणामी इसके विपरीत क्रम में होता है। अर्थात इसका जो परिणामी है, क्या बच्चों, इसका जो परिणामी है वो, इसका परिणामी जो है वो पहले सदिश के, क्या, पहले सदिश के टेल पर परिणामी का टेल होगा, क्या, देखिए पहला सदिश ये है, इसके ऊपर परिणामी का भी टेल है, और दूसरे सदिश के हेड पर, क्या, दूसरे सदिश के हेड पर इसका हेड होगा, क्या बच्चों, इसका हेड होगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं, तो इसको पहले अच्छे से हम फिगर को फिर से आपको बताते हैं। देखिए, और इसको फिर एक और चीज कहा जाता है, त्रिभुज के नियम को एक और नियम कहा जाता है, क्या, एक और नियम, और वो नियम क्या है बच्चों, सिर पूछ नियम। क्या, सिर पूछ, वो क्यों रखा गया सो बताते हैं। देखिए, ये हुआ, ये हुआ, ये परिणामी हुआ, ये परिणामी हुआ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ये देखिए क्या है, सिर पे इसका पूछ, इसीलिए इसको क्या कहा गया बच्चों, सिर पूछ नियम। क्या कहा गया, सिर पूछ नियम। तो देखिए इसे हम लिखते हैं, इसे सिर पूछ नियम भी कहते हैं। एक और बात, अब कहिएगा कि आप तो ये सिर्फ परिभाषा लिखा दिए, जोड़ेंगे कैसे। आप तो जोड़ना तो बताए नहीं, अब तो यहाँ पर सिंपल लिख दिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी,
आपको तो ये सिंपल अलजेब्रा की तरह जोड़ लग रहा होगा। क्या? सिंपल अलजेब्रा की तरह जोड़ लग रहा होगा। लेकिन ये बच्चों सिंपल अलजेब्रा की तरह जोड़ नहीं है। क्या? यह आगे ऊपर में वेक्टर लग चुका है, ये सिंपल रूप से आपको नहीं जुड़ जाएगा, सिंपल रूप से नहीं जुड़ने वाला है। तो आइए अब ये a प्लस बी बराबर होता क्या है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, आपको पीछे बताए हैं आप लोग को कि दोनों सदिश के बीच का एंगल, क्या एंगल, एंगल जो होता है टेल टेल कॉम्बिनेशन, ये टेल है, ये इसका टेल है, इसको हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। आप लोग को नहीं बताए होंगे क्योंकि आप लोग के सिलेबस में इतना डिटेल में तो है नहीं, और मैं डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम भी नजदीक है। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो आपको सिलेबस ही नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि अभी आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट में भी बेसिक से मैं दे रहा हूं आपको, बेसिक से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक चीज, सदिश के बीच का कोण निकालना। क्या? सदिश के बीच का कोण। आपको कहीं भी एक सदिश यहां दे दिया, एक सदिश यहां दे दिया, ये ए है ये बी है, आपको कहेगा दोनों सदिश के बीच का कोण, कहिएगा ये यहां है ये यहां, इसके बीच का कोण कैसे हम निकालेंगे। तो आप इस दोनों को एक जगह कर सकते हैं। आप एक जगह लीजिए, इसको बी वेक्टर ले लिए, इसको मतलब क्या जैसे हो वैसे ही उठा करके आप ले जा सकते हैं, इसको ऐसे उठाकर पैरेलली, यानी आप पैरेलली कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आप इसको यहां से उठाए यहां ले आए, और इसको यहां से उठाए पैरेलली लाते लाते यहां ले आए, ये ऐसे हो गया। क्या बच्चों? ऐसे ये पैरेलली शिफ्ट होता है, तो ये ए हुआ। तो ये टेल टेल कॉम्बिनेशन में होता है, ये थीटा हुआ। आप सिर्फ टेल टेल कॉम्बिनेशन में इसका एंगल निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको पीछे कीजिएगा, इसको भी पीछे कर लीजिएगा, तो दोनों का क्या हेड आ गया, हेड आ गया। आप लोग पढ़े होंगे यह एंगल इक्वल टू यह एंगल, यानी आप यह एंगल निकाले या यह एंगल, आप हेड हेड कॉम्बिनेशन में भी निकाल सकते हैं। क्या? हेड हेड कॉम्बिनेशन में। आप कहिएगा सर आप हमको कहीं भी दिया रहेगा तो हम आगे पीछे करके देखेंगे, तो ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर मान लीजिए यहीं पे आपको यह दिया, यहाँ हेड टेल कॉम्बिनेशन में, आप क्या इसको आगे बढ़ाइए, फिर यहाँ पर आप एंगल निकालिए, तो आपको आगे नहीं बढ़ाना, इसको थोड़ा आगे लाइन बढ़ा दीजिए, इसी लाइन में ना आगे बढ़ाना है आपको। तो यहाँ आगे बढ़ाएगा तो यहाँ आएगा तो यहाँ टेल हो जाएगा, फिर हेड, यही आप इस दोनों के बीच का कोण ले लीजिए, आप इस दोनों के बीच का कोण लीजिएगा, यही आपका क्या होगा, दोनों सदिश के बीच का कोण। आप ये मत कहिएगा कि ये जो है ये दोनों सदिश के बीच का कोण है, ये आप गलती से भी मत कहिएगा, ये दोनों सदिश के बीच का कोण नहीं है। कोण सिर्फ टेल टेल कॉम्बिनेशन में होता है, पूछ पूछ कॉम्बिनेशन में होता है। तो देखिए इसका जो रहता है दोनों के बीच का एंगल आपको गिवन रहता है क्वेश्चन में, आपको गिवन रहेगा दोनों के बीच का कोण, नहीं तो आप मतलब क्या या तो कोण गिवन रहेगा नहीं तो परिणाम ही गिवन है। अगर परिणाम ही रहेगा तो कोण निकालना रहेगा, कोण रहेगा तो परिणाम ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस दोनों के बीच का हम एंगल को थीटा ले लेते हैं। क्या? थीटा, ये आपको गिवन रहता है क्वेश्चन में। तो आइए हम आपको बताते हैं a प्लस बी यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के योग के बारे में। तो देखिए ये थीटा लिए, इसका क्या देखिए इसको ये थीटा लिए, इसको हम अगर y एक्सिस में इसका मान लिखेंगे तो ये b है, b cos थीटा, b ये b साइन थीटा, क्या b साइन थीटा, और ये b cos थीटा, क्या बच्चों b
साइन थीटा, बी कॉस थीटा। ये आपका वेक्टर बी का कंपोनेंट है। क्या बच्चों? वेक्टर बी का कंपोनेंट है। और वेक्टर बी को, बी का मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को बी लिख सकते हैं। वही हम सिर्फ यहाँ पे इस दोनों का मैग्नीट्यूड लिखे हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं? ए। क्या बच्चों? ए लिख सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड लिए, इसका मैग्नीट्यूड बी, बी का वाई कंपोनेंट देखिए, अब यहां पर अगर लेते हैं इसका वाई कंपोनेंट क्या होता है? बी साइन थीटा। इसलिए यहां पर हम बी साइन थीटा लिए हैं बच्चों। क्या? बी साइन थीटा। और इसका एक्स कंपोनेंट यानी जिस कंपोनेंट से एंगल बना रहता है, क्या एंगल बना रहता है, वहां पे जो है उसका कंपोनेंट लेने पर, कंपोनेंट लेने पर कॉस थीटा होता है। क्या बच्चों? कॉस थीटा होता है। तो देखिए बी का कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट बी कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट बी साइन थीटा। क्या बच्चों? बी साइन थीटा। आइए हम ए प्लस बी के बारे में जानते हैं। ए प्लस बी, इसी को हम आर कहते हैं। आर क्या? आर मतलब रिजल्टेंट यानी परिणामी। आइए परिणामी को हम, परिणामी का फॉर्मूला निकालते हैं। ये आपको एक प्रूफ ही हम बता देते हैं। आपको, आप लोग को किताब में या कहीं भी देखे होंगे, सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखा रहता है। ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या रहता है? रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू ए बी कॉस थीटा। क्या रहता है? 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा रहता है। अब हम इसका प्रूफ आपको बताते हैं। परिणामी, परिणामी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, परिणामी को क्या कहते हैं? रिजल्टेंट। आर इक्वल टू रूट अंडर, देखिए आर इक्वल टू, आर क्या है? अगर आप इस त्रिभुज में जाते हैं, क्या इस त्रिभुज में यहां पर क्या 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। तो आपको पता होगा कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। आप पाइथागोरस जानते होंगे। आप यहाँ पे सिर्फ सिंपल पाइथागोरस का यूज करिए। सिंपल पाइथागोरस, आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या? इक्वल टू लिखें तो ये क्या है? मान लेते हैं लंब है और ये आधार। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर क्या? रूट अंडर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या बच्चों? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। पहले आप इतना तक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसके क्या, इससे आगे, क्या बच्चों? इससे आगे हम अगले स्लाइड में बात करते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा लंबा जाएगा। इसको सिर्फ हल करना है। हल मैं इसको मिटाकर आगे करूंगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आइए हम पहले इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। आर का मैग्नीट्यूड आप क्या लिखिए? रूट अंडर, इसका स्क्वायर कीजिएगा, क्या होगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपको तो पता होगा, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको तो पता होगा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब वही फॉर्मूला लगाना है। ए के जगह पर क्या है ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी के जगह पर क्या है बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी क्या है बी कॉस थीटा। आप लोग को क्या आर बराबर क्या है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर किए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब फिर प्लस है प्लस दिए ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। क्या बच्चों ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी, ए का वैल्यू कैपिटल ए इंटू बी का वैल्यू कैपिटल बी कॉस थीटा। यहां से आगे बढ़ते हैं। आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर लीजिए ए स्क्वायर को हम यहां लिए ए स्क्वायर प्लस इसमें बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। अब हम आप लोग को देखकर पता चल रहा होगा एक फॉर्मूला आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 10th में तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे, जो 10th से 11th में जाने वाले होंगे अगर वो फॉर्म भर रहे होंगे तो वो सब 10th में पढ़े होंगे, या फिर अगर जो 12th के बाद कर रहे हैं वो 11th 12th में भी इस फॉर्मूला को बहुत बार देख चुके होंगे। क्या बहुत बार। तो आप लोग को इस फॉर्मूला का मान आप लोग को पता होगा क्या होता है बच्चों, इसका मान एक क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइए हम इसका मान पुट करते हैं। देखिए आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या 2ab कॉस थीटा। इसका आगे आर क्या यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू आपका फॉर्मूला आ गया रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। क्या बच्चों कॉस थीटा। ये आपका क्या है रिजल्टेंट का क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या मैग्नीट्यूड। आप लोग को पता होगा सदिश में क्या होता है डायरेक्शन भी होता है। क्या डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन हम आपको बता रहे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए डायरेक्शन आप कैसे बताइएगा। डायरेक्शन वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, आप सिर्फ यही डायरेक्शन देना रहता है आपको कि वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है। तो ये एंगल अल्फा बनाता है, मान लीजिए अल्फा बनाता है। तो ये अल्फा का वैल्यू कैसे लाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं अगले स्लाइड में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे बच्चों। क्या स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। तो आइए हम इसको पहले इरेज करते हैं, फिर एंगल के बारे में बात करते हैं या अल्फा एंगल कैसे निकालते हैं। तो आइए पहले इसको हम इरेज करते हैं। आप लोग का परिणाम ही आ गया है। अब आपको सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताना है, वो भी त्रिभुज नियम के आधार पर। तो आइए हम आप लोग को बताते हैं, फिर हम पैरेललोग्राम लॉ पे जाएंगे। क्या बच्चों पैरेललोग्राम। देखिए इतना दूर में तो हो जाना चाहिए। लीजिए इतना तक मिटा ही देते हैं। अब अल्फा के बारे में आप माने अल्फा, इस एंगल को अल्फा मान लिए अल्फा। तो अल्फा कैसे निकालेंगे बच्चों।
अल्फा। आपको यह साइड गिवन है, यह साइड गिवन है, आपको अल्फा निकालना है। तो देखिए अल्फा कैसे निकालेंगे। अल्फा आप निकाल सकते हैं, आपको पता होगा ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कितना होता है 6। आपको 6 त्रिकोणमिति के आइडेंटिटीज होते हैं। तो आइए उस 6 आइडेंटिटी का यूज करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप आर भी निकाल चुके हैं। आपको इस साइड भी पता है, इस साइड का वैल्यू पता है, इस साइड का वैल्यू पता है। आपको डायरेक्शन, सिर्फ आपको अगर डायरेक्शन पूछेगा डायरेक्शन में, तो आप काहेल के लिए इतना निकालिएगा क्या? आपको ये पता है, ये पता है। सिर्फ आपको अगर कोई क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा, आप तो निकाल तो सकते हैं 6 आइडेंटिटीज से। क्या? 6 के 6 आइडेंटिटीज से। लेकिन हम किससे निकालेंगे? 10। आप पढ़े होंगे 10, उसमें 6 में साइन कॉस 10 कॉट सेकेंड कॉसेक, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, उसमें से हम 10 से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले से इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पता है। क्या बच्चों? इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ डायरेक्शन पूछता है, डायरेक्शन, आपको मैग्नीट्यूड नहीं पूछता है, आप क्या डायरेक्शन निकालने के लिए आप इसका उपयोग कीजिएगा। काहे के लिए 5 मिनट लगाइएगा इस आर का वैल्यू निकालने के लिए? क्यों? आर का वैल्यू निकालने के लिए काहे के लिए 5 मिनट लगाइएगा? इसलिए 10 पर आइए, 10 या कॉट, आप 10 या कॉट इस दोनों का उपयोग कर सकते हैं। क्या? 10 और कॉट, क्योंकि ये दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपात है। कैसे? आप लोग 10th में पढ़े होंगे, tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। इसलिए tan या कॉट दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपात होता है। तो आइए हम इसको tan अल्फा के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? tan अल्फा इक्वल टू लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब, इसमें लंब क्या है? ये अल्फा है, यानी एंगल के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इसके सामने वाला भुजा ये क्या है? लंब है। लंब क्या है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आधार क्या है? यहां से यहां तक की दूरी, जिसमें इतना का मैग्नीट्यूड क्या है? ए, और इतना का बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी आधार जो है ए प्लस बी कॉस थीटा। आपका tan अल्फा का वैल्यू आ गया बी साइन थीटा बट्टे ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब आप कहिएगा सर ये तो tan अल्फा का वैल्यू है, हमें क्या सिर्फ एंगल पता करना था, क्या वो भी अल्फा का वैल्यू पता करना था। आपको आया tan अल्फा का। सर अल्फा का वैल्यू कैसे लाएंगे इसमें से? तो देखिए अल्फा, यहां से आप अल्फा इक्वल टू इस tan को आप क्या कीजिएगा? उस साइड भेजिएगा, इक्वल साइन के इस पार भेजिएगा। तो अल्फा इक्वल टू ये tan यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा डिवीजन में आएगा। तो डिवीजन के कारण क्या लिखते हैं? tan में देखिए 1/10 लिख दिए। चलिए tan इनटू ये क्या है? अब ये यहाँ ये सारा उतर जाएगा सेम, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या है सर? यहाँ 1/10 इसका वैल्यू कैसे लाएंगे? जो है ना 1/10 यानी 1/10 को आप क्या tan इनवर्स लिख सकते हैं। tan इनवर्स
अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा होगा। क्या होगा? ए प्लस बी कॉस थीटा, जिसमें आपको इतना का जो वैल्यू आएगा, इतना का आपको कोई भी थीटा के वैल्यू के बराबर आएगा, किसी भी थीटा के वैल्यू के बराबर आएगा, जिससे आप इसमें पुट कीजिएगा तो आपको अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन में जाइएगा आपको सारा कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको सारा कुछ पता चलेगा कैसे अल्फा आया। ये एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो इससे करते हैं, ट्रायंगल लॉ से करते हैं। यह एक ट्रायंगल लॉ का दूसरा फॉर्मूला है। क्या? ट्रायंगल लॉ का ये दूसरा फॉर्मूला है। और पहला क्या फॉर्मूला था? आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के मैग्नीट्यूड इंटू बी के मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। क्या था? कॉस थीटा। ये दो त्रिभुज नियम के फॉर्मूला है। क्या? त्रिभुज नियम के फॉर्मूला है। तो आइए पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। क्या? स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट अब ले चुके होंगे। क्या? स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आइए हम अब आपका ये त्रिभुज नियम जो होता है, त्रिभुज नियम वो खत्म होता है। सिर्फ आप सोच रहे होंगे पहले त्रिभुज नियम होता क्या है। आज आप देख लिए क्या होता है त्रिभुज नियम, वो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको 11th में जितना पढ़ाया जाता है ना बच्चों त्रिभुज नियम के बारे में, आपको सारा दे दिया, आपको प्रूफ भी दे दिए कैसे आया रिजल्टेंट, कैसे आया अल्फा का वैल्यू। आप लोग को सिलेबस में सिर्फ फॉर्मूला देकर छोड़ दिया गया। क्या छोड़ दिया गया? आप सेमेस्टर में जाते हैं तब इसका प्रूफ देखते हैं। मैं आज आपको इसी क्लास में आपको प्रूफ भी बता दिया। तो चलिए हम अब समांतर चतुर्भुज नियम की ओर चलते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम, उस नियम में क्या है, इसमें जैसे त्रिभुज नियम था बच्चों, उसी प्रकार उसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज। उसके नाम के ही आधार पे उसका दिया है। जैसे इसमें त्रिभुज था तो इसमें त्रिभुज पर बात किए थे, वो समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज पे बात करेंगे। तो दूसरा क्या कहता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज नियम। क्या? समांतर चतुर्भुज नियम। दूसरा जो है समांतर चतुर्भुज नियम। इसमें क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ। देखिए बच्चों पैरेललोग्राम, पहले सोचिएगा समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, आपको बताएं। या क्या समांतर चतुर्भुज पे, समांतर चतुर्भुज के जैसा, जैसे आप त्रिभुज में गए थे, त्रिभुज में दो सदिश गिवन रहता था, आप तीसरा परिणाम निकालते थे। आप सोचिएगा समांतर चतुर्भुज में क्या 4 सदिश गिवन रहेगा उसका परिणाम निकालेंगे, या 3 सदिश रहेगा गिवन उसका परिणाम निकालेंगे? नहीं बच्चों, आपको सिर्फ 2 सदिश इसमें भी गिवन रहेगा। क्या? 2 सदिश। आप कह रहे हैं कि सर इसमें तो 4 भुजा होती है, तो आप 2 कह रहे हैं, तो इसका परिणाम ही कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं। आपको 2 सदिश रहेगा गिवन, तो ये कहता क्या है कि पहला सदिश ए को पहले सदिश के पूंछ पर दूसरे सदिश के पूंछ, बी सदिश के पूंछ को ही रखा जाता है। क्या? पूंछ को नहीं रखा जाता है।
और एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जाता है, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जाता है डॉट से। उसके बाद इसका परिणामी जो है इस चतुर्भुज के विकर्ण होता है, इस त्रिभुज के विकर्ण होता है। आप कहिए विकर्ण तो दो होता है सर, क्या ये दोनों इस चतुर्भुज का इस दोनों सदिश के विकर्ण मतलब क्या परिणामी है? क्या बच्चों? परिणामी है तो नहीं, ये आप ये इसके बारे में तो ये और ये दो विकर्ण है। तो इसके लिए कंडीशन क्या दिया गया बच्चों? कंडीशन ये दिया गया कि जिस बिंदु पर यानी उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? ए और बी के उभयनिष्ठ बिंदु जो है उस बिंदु पर जो विकर्ण बना रहता है ना उसको क्या कहते हैं? उसी विकर्ण को कहते हैं क्या? इस दोनों सदिश के परिणामी। और यह हुआ आर रिजल्टेंट, यानी किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं, क्या? दो संलग्न भुजाओं के उभयनिष्ठ दो संलग्न भुजाओं पर दो सदिश को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि पहले सदिश के क्या? पहले सदिश के पुच्छ पर दूसरे सदिश का पुच्छ को व्यवस्थित करते हैं। तो इसका जो परिणामी होता है बच्चों, इसका परिणामी दोनों सदिश के उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण होता है। क्या? दोनों सदिश के उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण होता है। आइए हम इसका पहले परिभाषा लिख लेते हैं। इसमें भी क्या बताए थे बच्चों? दो सदिश, यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं पर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि पहले इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि पहले सदिश क्या? पहले सदिश के पूंछ अर्थात टेल पर दूसरे सदिश का टेल हो तो इसका क्या परिणामी? क्या बच्चों? परिणामी। इसका परिणामी क्या होता है? उस चतुर्भुज के उस चतुर्भुज के विकर्ण होता, उस चतुर्भुज के वह विकर्ण होता है, वह विकर्ण होता है जो उन दोनों सदिशों के उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती है। क्या बताए थे बच्चों? देखिए दो सदिश, क्या बताए थे? दो सदिश क्या? किसी समांतर चतुर्भुज
किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं के बराबर, यानी दो संलग्न भुजा। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें आप कहिएगा दो संलग्न भुजा, आप इस दोनों को लीजिएगा या इस दोनों को लीजिएगा या इस दोनों को लीजिएगा या इस दोनों को लीजिएगा। क्या? या तो इस दोनों को, इस दोनों को, इस दोनों को या इस दोनों को। ये सब आपस में संलग्न भुजा है। क्या? संलग्न भुजा। अब तो ये और ये तो नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ और ये यहाँ, इसके बीच एक एक दो टोटल भुजा आ गया। ये दो संलग्न भुजा नहीं है, यानी आपको दो संलग्न भुजा लेना है। इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। क्या? दो संलग्न भुजाओं पर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि पहला सदिश मान लिए, ठीक है, संलग्न भुजा एक लिए, ये लिए, तो पहला सदिश पर क्या? दूसरे सदिश का टेल को, दूसरे सदिश का टेल, यानी ए सदिश है, ये बी सदिश है, और एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं हम लोग डॉट से। यह एक समांतर चतुर्भुज आपका बन गया। आपको थोड़ा बड़ा बनाकर बतलाते हैं। देखिए ये बी है, ये है। इस पर समांतर आप यहां पर समांतर चतुर्भुज बना दीजिए। समांतर चतुर्भुज बन गया। अब इसका जो परिणामी है, क्या बच्चों? परिणामी। आपको इसमें भी आपको ये एंगल गिवन रहेगा। इसमें देखिए, इसमें क्या है? आपको इसमें टेल टेल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इस दोनों के बीच के कोण ही हो जाएगा, डायरेक्ट कोण। यह कोण जो होता है ये थीटा होता है। अब इस दोनों के बीच से होकर गुजरने वाला विकर्ण, यह विकर्ण जो है यह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी आर वेक्टर के बराबर होगा। क्या? रिजल्टेंट के बराबर होगा। यह एक परिणामी है। अब कहिए सर परिणामी कैसे निकालेंगे? इसमें भी दो भुजा गिवन है, इसमें भी दोनों के बीच का एंगल गिवन है। यह जो है समांतर चतुर्भुज नियम, इसका भी फॉर्मूला जो है सिमिलरली होता है किसके? त्रिभुज नियम के। किसके? त्रिभुज नियम के, यानी सिमिलरली, समान, यानी समान। दोनों का फॉर्मूला सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं। थोड़ा सा भी कहिएगा ना, वो भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं? इसमें देखिए, आप इस भुजा को उठाइएगा, इसको उठाकर आप यहां शिफ्ट कर सकते हैं। आपको सदिश में ये आजादी है, और वो भी पैरेलली। आप पैरेलली शिफ्ट कीजिएगा। ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर शिफ्ट किए, समांतर आकर यहां भी शिफ्ट हो गया। सेम ये क्या है? ऐसे ऐसे ये क्या हुआ? त्रिभुज। ये दो भुजा हो गया त्रिभुज के नियम वाला। और इसका जो परिणामी होता है, इसका भी जो टेल होता है, इस टेल पे ही होता है। तो इसका ये यहां हुआ, ये विपरीत क्रम में हो गया। क्या? विपरीत। तो ये भी क्या फॉलो कर लिया? ट्रायंगल लॉ। आप कहिए सर इसके बीच का एंगल यहां थीटा है, तो यहां भी थीटा ही होगा। क्या बच्चों? थीटा ही होगा। आपको एंगल भी थीटा आ गया, त्रिभुज के नियम पर चला गया। तो यानी इसका जो परिणामी होता है बच्चों, यह भी त्रिभुज के नियम के जैसा होता है। तो आइए सिमिलरली आर बराबर जो होता है, आर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और अल्फा जो होता है tan इनवर्स बी sin थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा के बराबर होता है। बच्चों आप त्रिभुज के फॉर्मूला को याद रखिए, त्रिभुज के नियम का, या पैरेललोग्राम के नियम का फॉर्मूला का याद रखिए आप।
दोनों फॉर्मूला सेम है। आप सबक आपका सवाल जो रहेगा उसमें कुछ गिवन रहेगा और कोई भी एक चीज निकाला, कहीं थीटा कह देगा, कहीं ए कह देगा, कहीं बी कहेगा, कहीं आर कहेगा निकाल, तो आप इससे निकाल सकते हैं अल्फा कहेगा निकालने के लिए। तो आप इस दोनों फॉर्मूला का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, क्या बच्चों स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्या कॉन्सेप्ट आपको, जिसके कारण आपको एग्जाम में ज्यादा सॉल्यूशन करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ क्वेश्चन देख करके आपको उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसमें आप 5 मिनट के बदला 2 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए वह उस कंडीशन के बारे में बताते हैं, वो भी आपको अभी तुरंत जो हम फॉर्मूला बताए हैं। क्या आर बराबर, क्या बच्चों आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपको हम बताएं आर स्क्वायर, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। आइए बच्चों हम उस फॉर्मूला पर बताते हैं थीटा का वैल्यू चेंज करने पर क्या क्या परिवर्तन आएगा। आपको गिना चुना कुछ थीटा अगर क्वेश्चन में दे दिया तो डायरेक्ट आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिख करके आपको बतला देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो आइए इस थीटा पर हम बात करेंगे। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, आपका यह थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपका पहला कंडीशन है। ये पहला, यह क्या है आपको कॉन्सेप्ट जोन, आपको इसको हम कॉन्सेप्ट जोन के अंदर दे रहे हैं। क्या बच्चों कॉन्सेप्ट जोन, आपका यह जो है कॉन्सेप्ट जोन है। आप इसको डबल स्टार कर सकते हैं या ए स्टार लिख सकते हैं, या आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI। तो देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्या बच्चों थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री पर क्या होगा आपको पता होगा, सिर्फ आपको इसका वैल्यू रखना होगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री पे, और सब चीज तो सेम है, सिर्फ यहीं पे थीटा है। तो आप कहिएगा cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है सर, हमको पता है। क्या कहिएगा cos 90 का वैल्यू हमको पता है सर। कहां पढ़े थे 10th में पढ़े थे। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। क्या होता है 0, बाबा जी के लड्डू यानी 0। तो 0 का वैल्यू r इक्वल टू रूट अंडर cos थीटा का वैल्यू 0 हुआ। तो आप यहां पर cos पहले cos 90 का वैल्यू फिट कीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ये 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 0, तो आप इस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दूसरा क्या कहता है, ये तो 90 डिग्री का हो गया, दूसरा 0 डिग्री या
180 डिग्री। 0 डिग्री और 180 डिग्री पे इसका वैल्यू कितना होता है? 1। क्या होता है बच्चों? 1। 0 पर 1 होता है, 180 पर -1 होता है। तो हम पहले आप 0 डिग्री पर देखेंगे। किस पे? 0 डिग्री पे। अब दूसरा, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन, तब यानी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तब आर क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा? तो आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। आप लोग को पता होगा, 10th में पढ़े होंगे क्या? कॉस 0 का वैल्यू। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? आप लोग पहले बताइए, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 0 का वैल्यू 1। क्या होता है? ओनली 1। इसका वैल्यू 1। तो यहां लिख सकते हैं आप इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या? 2ab कॉस थीटा। देख रहे हैं बच्चों? कॉस थीटा नहीं होगा, 2ab कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया। देख रहे हो ना बच्चों? क्या देख रहे हो? कैसे इतना सॉल्यूशन करने की जगह पे डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला आ गया। अगर 0 डिग्री रहेगा तो क्या आएगा? क्या 0 डिग्री रहेगा तो क्या आएगा? आप इससे अल्फा में भी देख सकते हैं। अल्फा बराबर, इसमें भी पहले में अल्फा बराबर क्या? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। वो भी यहाँ tan अल्फा डायरेक्ट लीजिए, tan अल्फा। ये क्या है? 90 का वैल्यू इसका क्या था? 0, इसका 1। 0 का गुना करेंगे तो 0 बट्टा ए प्लस बी। इसका क्या आएगा बच्चों? आप लोग बताइए क्या आएगा? इसका क्या आएगा? आप लोग कहिएगा 0। क्या कहिएगा? 0। और 0 कितना पे होता है? तो tan 0 डिग्री पे इक्वल, यानी अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री आ रहा। नहीं बच्चों, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 डिग्री। यहां पर थोड़ा ज्यादा कट कुट हो गया है, तो इसको हम फ्रेश कर देते हैं। आपको सिर्फ बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या वैल्यू आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह पर कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? आपको पता होगा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। यह जो आर है, आर का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ए प्लस बी के बराबर आ गया। क्या बच्चों? ए प्लस बी के बराबर आ गया। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या गड़बड़ी हुआ था? हम आपको बोले थे ना गड़बड़ी हुआ था। हम इसका निकाल लिए। इसमें क्या? इसका अल्फा निकालिए। हम इसका अल्फा निकालते हैं। देखिए इसका अल्फा इक्वल टू क्या? tan इनवर्स। इसमें क्या है बच्चों? थीटा का वैल्यू 90 है। हमने क्या ले लिया था? थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ले लिया था। क्या? 0 डिग्री। यहां पे 90 लेना है। b साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 0 होता है, न कि साइन 90। वहां पे हम साइन 0 ले लिए थे, इसलिए 0 आ रहा था। यानी इसका वैल्यू 1 होता है और इसका 0 होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स b
गुना 1 बी बट्टा ए प्लस बी इंटू 0, ये पार्ट 0 हुआ ए, ये आपको अल्फा आ गया। क्या? अल्फा। क्या है बच्चों? अल्फा। आपको अल्फा का वैल्यू ये आया। इसमें आप अगर अल्फा, इसमें तो इसका तो अल्फा हम आपको बता दिए इससे पहले जो बताए थे। क्या? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस 0 डिग्री, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1। आगे बढ़िएगा, tan इनवर्स 0 बट्टा ए प्लस बी, ये भी 0, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। कैसे? देखिए इसमें क्या आर इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, ए भी है और बी भी है। ए आर जो है ए प्लस बी के बराबर हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और दूसरा, अब तीसरा कंडीशन, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तीसरा कंडीशन आपको बताते हैं। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। क्या बच्चों? स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आपका तीसरा कंडीशन क्या बचा बच्चों? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। अब हम आप लोग को इसका तीसरा कंडीशन बताएंगे। क्या बच्चों? इसका तीसरा कंडीशन क्या कहता है बच्चों? तीसरा कंडीशन कहता है इफ, आपका क्या बचा था तीसरा कंडीशन में बच्चों? 180 डिग्री वाला। क्या? 180 डिग्री वाला। आपको 90 डिग्री और 0 डिग्री हो चुका है, अब 180 डिग्री पे आते हैं। तो देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन आपको थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, तब हम क्या लेंगे? क्या बच्चों? तब क्या लेंगे? देखिए, आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस 180 डिग्री। आपको पता होगा कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। क्या? -1 होता है। वो कैसे होता है? आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। आप 180 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 0 डिग्री इक्वल टू माइनस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू माइनस का माइनस, कॉस 0 का वैल्यू 1, इसलिए इसका वैल्यू -1 होता है। तो देखिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 से गुना करेंगे, क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस और प्लस का गुना माइनस 2ab क्या है? आर का मैग्नीट्यूड है। इसका वैल्यू क्या होगा? a माइनस बी। ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, या b माइनस ए का भी होल स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं a पॉजिटिव है या निगेटिव, या b पॉजिटिव है निगेटिव, दोनों में से कोई एक होगा। का होल स्क्वायर का रूट अंडर है, तो इसको निकालेंगे तो a माइनस बी होगा, और इसको निकालेंगे तो b माइनस ए होगा। ये क्या है? r का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है, r का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है। क्या बच्चों? r का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है। आपको तीनों कंडीशन पर बता दिए। एक में क्या आया? एक में आया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक में आया r इक्वल टू ए प्लस बी, और एक में आया r इक्वल टू ए माइनस बी या b माइनस ए। तो आप पहले इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बताएंगे क्या? रेंज ऑफ क्या?
रेंज ऑफ क्या, किसका रेंज, आर का, परिणामी का रेंज कहां से कहां तक होगा। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट अब ले चुके होंगे, तो रेंज हम बताते हैं, रेंज ऑफ रिजल्टेंट। रेंज ऑफ रिजल्टेंट, रेंज ऑफ रिजल्टेंट, परिणामी का रेंज बताएंगे आपको। आर है, आर का मैग्नीट्यूड लिए टू लेस देन इक्वल टू, किसके बराबर और या किससे ज्यादा होगा, किसके बराबर या किससे कम होगा वो हम। आप फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला में क्या था बच्चों, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा। कॉस थीटा सबका तो वैल्यू सेम ही रहेगा, सिर्फ कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा कितना आता है, सबसे ज्यादा 1 आता है। कॉस थीटा का ग्राफ क्या होता है बच्चों, इस तरह से होता है, यहाँ 1, यहाँ फिर यह माइनस में 1 होता है, और इसी ग्राफ को ऐसे ऐसे रिपीट करते रहता है। तो क्या इसका रेंज -1 से +1 है, क्या -1 से +1 है। तो देखिए यह जो है इसका रेंज -1 से +1, -1 किस पे आता है 180 डिग्री पे, +1 0 डिग्री पे। 0 डिग्री का वैल्यू क्या आया था आपको, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी क्या होता है, हाइयर वैल्यू हुआ, क्या हाइयर वैल्यू, यानी a प्लस बी, a प्लस बी के से कम या बराबर होगा। 0 डिग्री पे रहेगा तो 180 पे जाइएगा तो a माइनस बी, क्या a माइनस बी, a में से b को घट गया है, b में से a को घटा, तो a माइनस बी और b माइनस a जो भी रहे, यानी इसका जो रेंज होता है, रेंज यह जो है आर मैक्स है, यह जो है आर मिनिमम है, क्या आर मिनिमम है, क्या है बच्चों आर मिनिमम। ये आपका क्या हुआ बच्चों, रेंज, ये आपका रेंज हुआ, ये आपको रेंज हुआ, क्या बच्चों रेंज। यहां से यहां के बीच में ही आर का वैल्यू होगा, आर का वैल्यू इस दोनों के बीच में या इस दोनों के बराबर होगा। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, क्या बच्चों स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आपका क्या सदिश के योग, सदिश के योग में कहिएगा सर आप एक टॉपिक और बचा हुआ है, कौन सा टॉपिक, बहुभुज नियम। सर वो आप नहीं बताइएगा। देखिए बच्चों आपका जो है ना सिलेबस, आपके सिलेबस में बहुभुज नियम है नहीं, क्या बहुभुज नियम है नहीं, फिर भी आइए आपको हम संक्षिप्त में बता देते हैं, क्या संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। बहुभुज नियम क्या कहता है, बहुभुज यानी जिसमें बहुत भुजा हो, आप अनुमानित मतलब है दो से अधिक मतलब दो से अधिक सदिश, दो से अधिक सदिश को मिलाकर बना हुआ जो सदिश बहुभुज होगा वही बहुभुज नियम होता है। जैसे आपको दे दिया 1 सदिश, 2 सदिश, 3 सदिश, 4 सदिश, 5 सदिश, 6 सदिश, 7 सदिश, इतना सदिश दे दिया, आपको इसका परिणामी पूछेगा। इसका परिणामी जो होता है पहले सदिश और आखिरी सदिश के बीच होता है, विपरीत क्रम में होता है। हमेशा
हमेशा सदिश विपरीत क्रम में ही होता है, यानी परिणामी विपरीत क्रम में ही होता है। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। ये टोटल 7 आपको क्या दिया सदिश, उसका परिणामी ये है आर। वो ये कहता है कि आपको कितना भी सदिश दे दिया, आप उसको अरेंज कर लीजिए और पहले सदिश को आखिरी सदिश के से मिला दीजिए और वो विपरीत क्रम में मिला दीजिए। क्या? विपरीत क्रम में। आप विपरीत क्रम में मिला दिए तो वो जो विपरीत क्रम में मिला है वो इसका रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा। क्या होगा बच्चों? परिणामी। हम इसका परिणामी कैसे निकालेंगे? आप कहिएगा सर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कैसे निकालेंगे इस दोनों के बीच, इतना जेड आ गया। तो आप पहले इस दोनों का परिणाम निकालिएगा, ए प्लस बी, फिर इसका निकालिएगा, ये पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा क्या? ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। थोड़ा इसको थोड़ा एंगल थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए जी हाँ, और ये आर है। तो देखिए ये जो है आप ये निकालिएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और आखिर ये आपका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर। और रिजल्टेंट सभी सदिश के योग के बराबर होता है। आप इसका परिमाण कैसे ऐसे ऐसे करके निकालते आप जाइएगा तब इसका परिमाण निकलता है। तो चलिए बच्चों, आपका सदिश के योग तीनों रूल आपको बता दिए। बहुभुज नियम थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता दिए। ये भी ट्रायंगल लॉ से ही बनते चला गया। यहाँ देखिए ट्रायंगल लॉ, फिर 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 आखिरी में ट्रायंगल लॉ लगा करके आंसर आपको आ गया। तो आपका ये भी खत्म होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके आगे की टॉपिक, इसके आगे का टॉपिक क्या है? सदिश के वियोजन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। क्या? आपको आपके नेक्स्ट क्लास पार्ट 3 वीडियो में समझेंगे। यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्या? आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में जरूर दिया जाएगा। आपका कमेंट का रिस्पॉन्स अवश्य लिया जाएगा बच्चों। तो आप कमेंट करें। आप लोग सोच रहे हैं सर इसका पीडीएफ नहीं दीजिएगा क्या? आप लोगों के लिए पीडीएफ भी दिया जा रहा है। कहाँ? आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा ग्रुप कही आपके? कौन सा ग्रुप? कौन सा ग्रुप? देखिए M&M टॉपर्स क्लासेज, M&M टॉपर्स क्लासेज में जाकर आप इसका फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। कहिएगा सर मेरा नंबर भी किसी के पास शेयर होगा। वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है। आपका नंबर किसी के पास नहीं है। आप उस पर जाइएगा, आपको सिर्फ कितना मेंबर ऐड है वो देखिएगा। उसके अलावा आपको किसी का कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको नहीं दिखेगा। वो आपका म्यूट कर दिया गया है, जिसके कारण आप सेफ जोन में है इस ग्रुप के अंदर। तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप अच्छे से समझ गए हो, तो आपका एक लाइक तो बनता है बच्चों। आप प्लीज एक लाइक जरूर करें, क्योंकि ये आपका
प्यार है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।